गुज़िश्ता किस्त में हमने शहर भंभोर के सदियों पुराने कुछ राज जाने, लेकिन इस शहर मदफून की गहराइयों में तहों के नीचे की तहों के असरार हमसे कहते हैं हमारी मट्टी तले अभी और भी राज रहते हैं। दरिया तो खुश्क हो गए, लेकिन मोहब्बत के कच्चे घड़े आज भी बहते हैं। कहते हैं ना, मरा हुआ हाथी 100 लाख का होता है, बल्कि मैं तो कहूंगा इससे भी महंगा होता है। इस शहर भंभोर में भी कभी बड़े हाथी हुआ करते थे। माजी के मज़ारों की खुदाई में बड़े तादाद में हाथी दांत मिले हैं, बल्कि हाथी दांत की फैक्ट्री भी दरियाफ्त हुई है। हाथी दांत के बने हुए जेवरात शायद यहाँ की औरतों में बहुत मकबूल रहे हों, या शायद हाथी दांत की बनी हुई अशिया दूसरे मुल्कों में भेजी जाती होंगी। हाथी दांत तो एक खास लफ्ज़ का तर्जुमा हम करते हैं ना, आज कहते हैं, है ना, आइवरी कहते हैं। उससे ये मुराद हरगिज़ न समझा करें कि वो सिर्फ हाथी दांत ही था। उससे ये समझा करें कि बड़े जानवरों की हड्डियाँ, बड़े जानवरों की हड्डियाँ। इसकी अशिया तो आप समझें कि कंघी और कड़े, चूड़ियाँ, ज्वेलरी और बटन, मतलब हर चीज़ उससे उस ज़माने में आइवरी से बन रही थी। और हमें बहुत खूबसूरत अशिया मिली हैं जो भंभोर के म्यूज़ियम में भी आपको नज़र आ रही होंगी। और शेल से भी वो उतना ही काम कर रहे थे जितना कि आइवरी से कर रहे थे। एंड दे हैड ब्यूटीफुल क्राफ्ट्समैनशिप। अगर आप भंभोर का म्यूज़ियम विज़िट करेंगे आपको नज़र आएगा, हर चीज़ वो लोग आइवरी से उस पर बना रहे थे। भंभोर में कई चीज़ें बनती थी और वो दरियाफ्त भी हुई हैं। हाथी दांत के अलावा शीशे का काम और दूसरे काम होते थे, और उसमें एक है कि तांबे और कांसी की चीज़ें और लोहे की चीज़ें भी बनाई जाती थी, और जो एक्चुअली वहाँ खुदाई से दरियाफ्त भी हुई हैं और आजकल म्यूज़ियम में वहाँ पर मौजूद है। हाथी दांत के बने हुए जेवरात शायद यहाँ की औरतों में बहुत मकबूल रहे हों, या शायद हाथी दांत की बनी हुई अशिया दूसरे मुल्कों में भेजी जाती होंगी। ये शहर भंभोर सरजमीने नवादरात, जहाँ जानवरों की हड्डियों से बनाई गई चूड़ियाँ, कंघियाँ, ज़रई आलात देखकर आज का इंसान सोच में पड़ जाता है कि वो इल्म हुनर में इतना आगे थे, इस हिसाब से हम बहुत पीछे नहीं है क्या। भंभोर तारीख के भंवर में फंसा ऐसा शहर जो रफ्ता रफ्ता अपने राज आश्कार कर रहा है। भंभोर की खुदाई में जहां पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियों के तालिबे इल्मों ने हिस्सा लिया, वहीं अतालवी और फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट भी हर रोज नए इंकशाफ की ख्वाहिश लिए माजी की बुनियादें खुरचते। कभी इंसानी ढांचा उन्हें कोई नया सुराग देता, कभी मेट्रोलॉजिकल वर्कशॉप तखय्युल की खिड़कियों में नए नए मंजर बसा देती। तो मिट्टी के बर्तन हमें बहुत खूबसूरत मिल रहे हैं। रोमन टाइम के बड़े बड़े रिजर्वायर्स हमको मिल रहे हैं। फिर ग्लेज पॉटरी है, ग्रेफिटो है उसके अंदर। फिर किस तरह वो सेलेडॉन पे गई है, किस तरह से पॉटरी की आप ट्रांजिशन देख रहे हैं, वो आपको सब उसके अंदर नज़र आएगी। फिर कूफिक की आपको राइटिंग नज़र आ रही है बर्तनों के ऊपर, जो कि हमें कहीं और नहीं मिल रही है। और सेलेडॉन आ गया, फिर जाकर हमें वो जो चाइनीज़ पॉटरी है, पोर्सिलेन, वो मिलती है। तो आप एक कंप्लीट ट्रांजिशन देख सकते हैं पॉटरी का प्लस मेटल का। तो ऐसा डेकोरेटिव एलिमेंट्स बहुत थे जो कि इमारतों में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ है उनके अंदर खुदाई हुई है, उनमें ये सूरतें बनी हुई हैं। तो ये आर्किटेक्चरल डेकोरेशन के एलिमेंट्स हैं। इनको हम आज़ाद, अकेला, खड़ा, बैठा, लेटा बुत नहीं करार देते। उसकी अहमियत जुदा हो जाती है और आर्किटेक्चरल डेकोरेशन की अहमियत जुदा हो जाती है। उम्वी दौर के बर्तन भी मिले हैं, और इसके अलावा उम्वी दौर की कुछ कतबे भी मिले हैं, और जिसमें के जो कि कूफिक इंस्क्रिप्शंस कहलाते हैं, जो म्यूज़ियम, जो वहाँ का म्यूज़ियम है वहाँ पर वो डिस्प्ले में है, और जो यहाँ पर उम्वी हुक्मरानों की दस्तरस होने के शवाहिद फराहम करते हैं। इसके अलावा अब्बासी दौर के भी हमें बर्तन मिले हैं, जिसमें कि मिट्टी के बर्तन भी हैं, सिरेमिक्स भी हैं, और मुख्तलिफ धातों के बर्तन भी हैं, और सिक्के भी हैं, जिससे कि हमें उनकी दस्तरस का और उनके कंट्रोल का पता चलता है।
मट्टी के नक्शो निगार वाले सफेद बर्तन और भारी पतीले और सब्ज रोगनी बर्तन उम्वी दौर हुकूमत से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ से ऐसे बर्तन भी हाथ आए जिनमें से बाज पर मट्टी का लेप और बाज पर चमकीले शीशे का सैकल जड़ा हुआ है, जहाँ अब्बासी दौर हुकूमत की तरफ इशारा करते हैं। और कुछ अशिया कहती हैं हम सलातीन दौर की दास्तान है। ये जब खुदाई हुई है तो उसमें कंप्लीट एक्सकवेशन जो है वो नहीं हुई, उस शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में हुई है। तो हमें पता चलता है कि बनी उमैया के ज़माने में और बनी अब्बास के ज़माने में मकानात कैसे बनाए जाते थे, लेकिन जो उसकी अंदरूनी नीचे की तहें हैं उनके लिए डीप डिगिंग की गई है, गहरी खुदाई की गई है। तो वहाँ से जो नवादरात बरामद हुए हैं, जो अभी मिली हैं चीज़ें, सिक्के और दूसरी चीज़ें बरामद हुई हैं, उससे पता चलता है कि इससे नीचे यानी कि हिंदुओं का ज़माना था, क्योंकि एक टेंपल है डिस्कवर हुआ है जो कि शिवलिंगा टेंपल था, और उससे पहले बुद्ध मत का ज़माना था। सिंध में बुद्ध मत जो था उसकी बड़ी कदीम तारीख है, और उससे भी पहले सासानियन ज़माना था जो कि तकरीबन 3री-4थी सदी ईस्वी का है। और सबसे पहला मैं जिक्र कर चुका हूँ, ये उसमें इंडो रोमन ये जो हमारा ट्रेड है उसके साथ ताल्लुक था। तो एक्चुअली शुरू की जो आबादी है पहली सदी कबल मसीह से लेकर वहाँ से शुरू होती है, और ये आखिर जो है तकरीबन 12वीं-13वीं सदी तक रही। भंभोर को बरे सगीर का बाबुल इस्लाम भी कहा जाता है। तो क्या बरे सगीर में इस्लाम की तालीमात इस शहर भंभोर से आगे बढ़ी? ये जो दीवार के आसार आप देख रहे हैं, ये कभी जुनूब मशरकी एशिया की सबसे पहली मस्जिद थी। भंभोर की जामा मस्जिद जो है उसको जनूबी एशिया की पहली मसाजिद में से एक मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि हमारे पास मुख्तलिफ और मसाजिद भी हैं जिनको के बरे सगीर की पहली मस्जिदों में शुमार किया जाता है। तो पहली तो नहीं, लेकिन पहली मस्जिदों में से एक मस्जिद कहा जा सकता है। सबसे पहली मस्जिद उसको कहा जाता है, बट पता नहीं उधर मेहराब तो है नहीं उस मस्जिद में, और वैसे जिस बेसिस पे हम उसको मस्जिद कहते हैं वो वहाँ से कूफी की हमें पूरी पैनल्स मिले हैं जो कि उस मस्जिद के ऊपर लगे हुए थे। कुछ लोगों का ख्याल है कि बर्रे सगीर में ये पहली मस्जिद होगी, जो कि खाम ख्याल है, क्योंकि भंभोर के यानी देवल के फतेह होने से बहुत पहले आपका बलूचिस्तान का आधा हिस्सा तो फतेह हो चुका था, तो वहाँ भी मस्जिदें होंगी। तो लिहाजा आप हिंदुस्तान में भी पहली मस्जिद नहीं कह सकते। फिर आपके इल्म में होगा कि हुजूर की ज़िंदगी में ही कुछ असहाबा ने साउथ एशिया में आना शुरू कर दिया था। मालाबार में भी एक मस्जिद बताई जाती है जो बहुत पुरानी है। तो उन असहाबी ने भी ज़रूर अपने अपने जगहों पे जहाँ जहाँ गए होंगे कहीं पर उनको इतनी मस्बत रिस्पांस भी मिली होगी कि वहाँ उन्होंने मस्जिद बनाई हो। तो लिहाजा ये इस किस्म के मफरूज़े में कोई ख़ास जान नहीं है। एक तरफ शहर भंभोर पर पहला हमला सिकंदर आजम का तस्वुर किया जाता है, तो दूसरी तरफ शहर भंभोर को मोहम्मद बिन कासिम का फतह किए जाने वाला सबसे पहला शहर भी माना जाता है। ये तारीख हमें बताती है कि ये 711 में 1011 में उसने हमला किया था। तो उस वक्त ये ब्राह्मणिकल पीरियड यानी कि हिंदू राजा जो था दाहिर, तो उसका शायद कंट्रोल नहीं था समुद्र में जो तजारत पे, तो टाकू ने जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मुसलमानों क्योंकि तजारत थी इनके साथ, तो वो सामान लूट लिया था, तो उन्होंने तावान मांगा तो इनकार किया। तो मोहम्मद बिन कासिम फिर आए मकरान की तरफ से, बलूचिस्तान की तरफ से, और उन्होंने हमला किया और इसको फतह किया। अरबों के ज़ेर नगीं रहा ये इलाका खासा अरसा, तो आके फिर बाद में महमूद गजनवी का इस इलाके पे गलबा हुआ। बाद में फिर सुल्तान गौर ने भी यहाँ तक देबिल तक पहुँचकर ही इसको अपने ज़ेर नगीं लिया। कुछ माहिरीन का ख्याल है कि जब दरियाए सिंध ने अपना रुख बदला तो भंभोर की बंदरगाह की अहमियत घटने लगी। समंदर ने मुंह क्या फेरा, हालात ने ही आंखें घुमा लीं। कुछ माहिरीन कहते हैं जलजला इस शहर के घरों की दीवारें उनकी छतों पर गिरा गया, तो कुछ तारीखदान इसे सोची समझी साजिश का नाम देते हैं।
جو لائف لائن تھی وہ تو تجارت تھی، پورٹ ٹاؤن تھا۔ جب آپ کی تجارت میں بالکل دھیما پن آ جائے اور اس میں وہ اپنے لوویسٹ ایپ پہ چلی جائے، انحطاط پذیر ہو جائے تجارت، تو تجارتی مرکز کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کہا جاتا ہے، جو عام طور پر جو کنسنسس ہے، لوگوں نے جو رائے ہے جس پر کہ اتفاق ہے، وہ یہ کہ سمندر جو سلٹنگ جب ہوئی ہے، چونکہ اس کا تعلق سمندر کے ساتھ تھا، تو جب سلٹنگ ہوئی ہے تو یہ تجارت جو تھی یہ کم ہوتی گئی اور پھر بند ہو گئی۔ تو جب تجارت نہیں کر سکا یہ شہر، تو پھر اس کے بعد جتنے لوگ جو تھے یہاں سے ابنڈن چلے گئے۔ بھنبھور شہر کے سب سے زیادہ واضح نشانات اس کے آخری دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دور بھنبھور کا عروج تھا، اور بھنبھور کے اس عروج میں محبت کی ایک داستان نے اتنا عروج پایا کہ بھنبھور سے زیادہ مشہور ہو گئی، شاید رہتی دنیا تک۔ یہ داستان ہے سسی اور پنہو کی۔ بھنبھور کو سسی کا ٹیلہ کے نام سے یاد کرتے چلے آ رہے ہیں، یعنی پہچانتے چلے آ رہے ہیں، یہ کئی صدیوں سے ہو رہا۔ پھر کئی صدیوں سے اسی شہر کے برابر میں سسی کا باغ بھی مشہور ہے، ایک جگہ ہے جس کو لوگ جانتے ہیں اور واقعی وہ دیکھی جا سکتی ہے کہ اس کی بنیاد کوئی تھی اور ہے، جس پر یہ سسی پنہو کا جو ہے نا یہ قصہ مشہور ہوا، اور اس کی جو تھی تعلق جو تھا اس کا بھنبھور کے ساتھ جوڑا گیا۔ پنجاب کے اس علاقے میں جو سندھ سے متصل ہے اور جس کو کسی وقت میں سندھ کا ہی حصہ سمجھا جاتا تھا، وہاں پر کسی ہندو راجا کے گھر ایک بچی کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت کے جوتشیوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ لڑکی کسی مسلمان سے بیاہی جائے گی اور اس کی زندگی مشکلات کا شکار ہوگی۔ تو راجا یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی بچی کسی مسلمان سے بیاہی جائے، تو وہ جو جذباتی کیفیت بنی اس کی، اس میں یہی اس نے فیصلہ کیا کہ اس کو کسی ایسی جگہ روانہ کر دیا جائے کہ یہ بچ بھی جائے اور نامعلوم رہے، تو کل اگر اس کا عقد کہیں کسی مسلمان سے ہوتا ہے تو ہمارے گھرانے پہ اس کا حرف نہ آئے۔ تو انہوں نے ایسی قسم کی ایک صندوق تیار کر کے اس میں بچی کو روانہ کر دیا، پانی کے حوالے کر دیا۔ وہاں دریائے سندھ میں ایک دھوبی کو وہ لکڑی کا صندوقچہ جب ملا تو اس نے اس لڑکی کو پال پوس کے بڑا کیا، اور جب وہ بڑی ہوئی تو اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک ہوئے۔ پنو جو بلوچستان کے علاقے کیچ مکران کا شہزادہ تھا، جب اس تک یہ چرچے پہنچے تو اس کو خواہش ہوئی کہ وہ سسی کو دیکھے۔ جب وہ سندھ پہنچا، بھنبھور پہنچا، تو سسی سے جب آمنا سامنا ہوا تو وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اور پھر قصہ مختصر یہ کہ ان کی شادی بھی ہو گئی۔ شادی کے دن ہی اس کے بھائی کیچ مکران سے اس کو ڈھونڈتے ہوئے آئے اور زبردستی واپس لے گئے۔ اور سسی جب اٹھی نیند سے تو اس نے دیکھا، یہ تو شاہ لطیف نے بھی بہت گایا ہے، بہت لکھا ہے، تو جب وہ اٹھی نیند سے اس نے دیکھا پنو تو تھا نہیں، تو دین شی اسٹارٹڈ رننگ آفٹر دا فٹ اسٹیپس آف پنو، اور وہ پورا آل دا وے بلوچستان تک پیدل گئی ہے۔ وہاں ڈیزرٹ میں اس کی قبر بھی ہے، ایک بہت بڑی قبر ہے جو جوائنٹ قبر کہتے ہیں کہ سسی اور پنو کی ہے ایک جگہ پر، تو یہ قبر بھی موجود ہے۔ پھر یہ کہ وہ چلتی بھی گئی ہے اتنا دور، یہ ایک بہت اسٹرانگ ٹریڈیشن ہے، وہ پورا پاتھ وے ہے، لوگوں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ جب سسی کو یہ بات پتہ چلی تو سسی کیچ مکران کی طرف روانہ ہوئی، اور کچھ مورخین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سسی یا تو کسی ڈیزرٹ میں، کسی ریگستان میں مر گئی، اور کچھ کا کہنا یہ ہے کہ وہ ایک چرواہے نے اس سے دست درازی کی کوشش کی، تو اس نے دعا کی کہ اس کو خدا کہیں چھپا دے، تو زمین پھٹ گئی اور وہ اس کے اندر سما گئی۔ اسی طرح سے پنو کو جب یہ پتا چلا کہ اس کو دھوکے سے لایا گیا ہے تو وہ اپنے علاقے سے نکلا، اور وہ بھی جب اسی جگہ پہنچا تو اس نے دعا کی کہ مجھے سسی سے ملایا جائے، تو زمین ایک دفعہ پھر پھٹی اور وہ وہاں پر
دفن ہو گیا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبریں جو ہیں وہ لزبیلا کے قریب بلوچستان میں ملتی ہیں, اور لیکن ابھی ظاہر ہے کہ کیونکہ ایک یہ لوک کہانی ہے, سندھ اور بلوچ دونوں کی لوک کہانی ہے, کہاں تک سچائی ہے اس کے بارے میں مزید تحقیق کی ضرورت ہے. اور میرے حساب سے ہر فوک لور کے پیچھے کچھ نہ کچھ ٹروتھ ضرور ہوتا ہے, ایسے فوک لورز بنتی نہیں ہیں, تو میں تو ان کے اوپر اسٹرانگلی بلیو کرتی ہوں. شہر بھنبھور کئی بار بسا, کئی بار اجڑا, لیکن جب سسی اور پنہو اس شہر میں نہیں بس پائے تو اس کے بعد یہ شہر کبھی نہیں بسا. قصہ کتنا بھی مختصر ہو جائے, محبت کی داستان کے لیے صفحے کم پڑ جاتے ہیں. بہت جلد قصہ مختصر میں ہم حاضر ہوں گے سسی پنہو کے لازوال قصے کے ساتھ, اس قصے کے ساتھ جس کی صدائیں آج بھی بھنبھور کی گلیوں میں گونج رہی ہیں.